गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर ट्यूशन 96। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी क्रिया सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार आज हम देखते हैं, जहां पे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध कारक। कारक के कुछ चिन्ह होते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। वाक्य में जो व्यक्ति जो कार्य संपन्न करते हैं उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि रामः पठति, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? न राम पढ़ता है। इसमें जो रामः है ये कर्ता कारक है। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक के चिन्ह है को, और जैसे कि मैं विद्यार्थी को पढ़ाता हूं, तो ये वाला जो वर्ड है ये कर्म कारक में आ गया। करण से, मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम मतलब कि यहां कर्म कारक में अगर ये समझ में आए कि हम किसी के सहारे या किसी के द्वारा लिखते हैं या किसी के द्वारा कोई कार्य संपन्न करते हैं, तब क्या होते हैं? कर्म कारक। अब आते हैं संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक वह कारक है जिसमें हम कोई चीज किसी को देते हैं। जैसे कि राम कलम दान कर रहा है। क्या दान कर रहा है? कलम दान कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे संप्रदान कारक। अब अपादान कारक वो होते हैं जहां से किसी चीज की बिछड़ने या अलग होने का पता लगे, उस स्थिति में अपादान कारक होते हैं। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। यहाँ पे पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपादान कारक है। अधिकरण कारक, जिसमें में और पर चिन्ह आ जाए तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि जल में मछलियां रहती है, तो जल में मछलियां रहती, मछलियां कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो इसमें हम कौन से कारक इस्तेमाल करेंगे? अधिकरण कारक यूज करेंगे। जब संबंध कारक होंगे तो इसमें का, की, के जैसे चिन्ह का इस्तेमाल होता है हिंदी में। और इसको हम लिखे मोहन के पुत्र जा रहा है। क्या संबंध है पुत्र का? मोहन के पुत्र। तो इसे हम कहेंगे संबंध कारक। अब हम पढ़ेंगे उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में द्वितीय से सप्तमी तक होते हैं, और इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कोई खास वर्ड ऐसे होते हैं जब हमें कुछ अलग से कारक को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गांव के चारों ओर वृक्ष है। गांव के चारों ओर वृक्ष है, अर्थात हम देख रहे हैं इसमें कौन सा लग रहा है? छठी वाला विभक्ति लग रहा है, अर्थात षष्ठी विभक्ति लग रहा है। और षष्ठी विभक्ति अगर हो तो इसे अगर हम संस्कृत में ट्रांसलेट करें, ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति, मगर अगर हम ये लिखे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र ये कहता है कि जब परितः, अभयतः, सर्वतः, विना और अभितः जैसे वर्ड आ जाए, तब हमें क्या करना पड़ता है? उसे द्वितीय विभक्ति में लिखना पड़ता है। इसलिए हम ये लिखेंगे कि ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम वो है, ग्रामम द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए ये, और यहाँ पे परितः है, जिसे देख के हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये इसमें उपपद विभक्ति का इस्तेमाल होगा, और हम ग्रामस्य के जगह ग्रामम लिखेंगे। और इसी से हमें, और पूरा लाइन ये होगा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब आते हैं तृतीय उपविभक्ति पर। तृतीय उपविभक्ति में जो शब्द है, जैसे कि सह, साकम, सार्धम, समम, विना, ये सब शब्द होने पर तृतीय उपविभक्ति लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, मोहन के साथ पढ़ता है, तो इससे हम संस्कृत में अगर बदले तो होगा मोहनेन सहम पठति। लेकिन देखो यहाँ पे जो चिन्ह है वो क्या है? के है। चिन्ह जो है वो क्या है? के है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा विभक्ति लग रहा है? षष्ठी विभक्ति होना चाहिए। लेकिन सूत्र के हिसाब से अगर कहीं पे भी सह वर्ड हो तो वहां पे हम द्वितीय उपविभक्ति लगाएंगे, और इसके अनुसार हम ये कहेंगे कि मोहनेन सह पठति, न कि
मोहनस्य सह पठति। पिता पुत्र पर क्रोधित होता है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थी उपविभक्ति, जिसमें नम, स्वस्ति, स्वाहा, क्रेत, अलम, स्वधा, रूप, स्त्री ये सब शब्द होने पर क्या होता है कि चतुर्थी विभक्ति होना आवश्यक है सूत्र के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, पिता पुत्र पर क्रोधित है। पिता पुत्र पर क्रोधित है। यहां पे देखिए पर है, कारक कोई और आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन से विभक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं? चतुर्थी उपविभक्ति इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे कृत धातु रूप है। इसी तरह अग्नेय स्वाहा, नमः शिवाय में भी चतुर्थी उपविभक्ति इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि नमः और अग्नि ये दोनों धातु रूप आने पर या ये दोनों शब्द आने पर हमें चतुर्थी उपविभक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे कोई भी कारक हो, हमें इसे चतुर्थी में ही करना है, क्योंकि इसमें ये शब्द है जिसे हम कहते हैं उपविभक्ति। हम पढ़ेंगे पंचमी उपविभक्ति। ये इसमें भी, प्रवृत्ति, वही, रीते, पूर्वम ये सब शब्द आने पर पंचमी विभक्ति होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छात्र कक्षा के बाहर है। छात्र कक्षा के बाहर है। अगर छात्र कक्षा के बाहर है, यहाँ पे देखिए के लग रहा है वर्ड कक्षा के, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा? पंचमी विभक्ति लगा है, क्योंकि यहाँ पे वही शब्द है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लग रहा है। और ये हमारा एक उपविभक्ति के रूल्स के हिसाब से है, जिसमें हमने लिखा है छात्रः कक्षायाः वही तिष्ठति। अब हम पढ़ेंगे षष्ठी उपपद विभक्ति। षष्ठी जब होते हैं तब वहां पे अपरि, में, अध, पृष्ठतः होने पर षष्ठी विभक्ति लगता है, जो उपपद विभक्ति कहलाता है। और यहाँ पे हमने सेंटेंस एक लिखा है, पुस्तकम पटलस्य उपरि अस्ति। पुस्तक। अब हम पढ़ेंगे सप्तमी उपविभक्ति। सप्तमी में अगर निपुण, कुशल, प्रवीण, स्नेह, विश्वास ये सब वर्ड आ जाए तो हम लिखेंगे कौन सी उपविभक्ति? सप्तमी उपविभक्ति। स अध्ययन निपुणः अस्ति, इसका एक उदाहरण है। अगर कोई भी वो कारक हमें लगे, लेकिन उसमें अगर निपुण, कुशल, प्रवीण, स्नेह, विश्वास जैसे शब्द हो, तो वहां पे हम लगाएंगे सप्तमी उपविभक्ति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।